हेलो व्यूअर, नमस्कार। वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टारगेट एसएससी सीजीएल 2023 के बैच का आगाज़ हो चुका है। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा जिसमें हम नंबर सिस्टम को बेसिक से समझेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चनों को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेंड मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे लाइव मैं डेली बाई डेली आऊँगा। तब तक आता रहूँगा जब तक कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी से बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का पूरा हो तो आप इस चैनल पे रात को 9 बजे ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्या देखेंगे दोस्तों? नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर सिस्टम मतलब, तो इसका अर्थ होता है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति की बात करें तो नंबर सिस्टम को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट कर पढ़ेंगे, जिनमें क्लासिफिकेशन यानी संख्याओं का वर्गीकरण, साथ ही साथ वर्गीकरण के अलावा हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड, गुणज, गुणनखंड हम लोग पढ़ेंगे, गुणनखंड। इसके अलावा गुणनखंड के अलावा की अगर हम बात करें दोस्तों, गुणनखंड पढ़ेंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे वर्ग। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड क्यूब यानी वर्ग और घन हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ फैक्टोरियल पढ़ेंगे। तो फैक्टोरियल को हिंदी में फैक्टोरियल ही बोलते हैं। इसको मैं आपको जब फैक्टोरियल पढ़ाऊँगा, बताऊँगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसको भी पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, यानी विभाज्यता के नियम कुछ होते हैं, विभाज्यता के नियम, इनको हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता या चक्रीयकरण भी बोलते हैं इसे। तो चक्रीयता या चक्रीयकरण, हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को नंबर सिस्टम में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट अपना क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण की बात करें तो संख्याओं को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले को बोलते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वैसी संख्याएं जो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, जो होती हैं, जिनका डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, वो वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5/7, 8/12, 6/9। तो इस तरह की जितनी भी नंबर हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
दूसरी होती हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वे नंबर होती हैं जिनको आप काल्पनिक संख्याओं के भी नाम से जानते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। साइंटिस्टों ने इसको बनाया है अपने उपयोग के लिए, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस जो रहेगा वो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर पे फोकस हम करेंगे। अब वास्तविक संख्याओं की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को बोलते हैं रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती हैं इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनको हम जो जान लेते हैं। रैशनल नंबर की यानी परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी जिन्हें भिन्न के रूप में बटे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी Q जो है यानी डेनोमिनेटर यानी आपका हर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए, लेकिन बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। तो वैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे यानी परिमेय संख्या बोलेंगे। उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे मैं कहूँ 3/5 ये परिमेय संख्या है, 6/7 ये परिमेय संख्या है, 9/8 परिमेय संख्या है। मैंने कहा 2/3 ये भी आपका रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। हमने कहा 7/2 ये सारे आपके रैशनल नंबर हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि आपसे 5 क्या रैशनल नंबर है या नहीं है, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मौजूद होता है, तो इसलिए 5 आपका P के फॉर्म में है और 1 Q के फॉर्म में है। तो हम कहेंगे कि 5 जो है P/Q के फॉर्म को पूरा करता है, इसलिए ये अपना परिमेय संख्या होगा या रैशनल नंबर होगा। सेकेंड वन हम डिस्कस कर रहे होंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होंगी जिनको P/Q के रूप में लिखना संभव नहीं होगा, जैसे कि √2, जैसे √5, √7। तो देखिए ये रूट अगर हम बात करें 11, तो इनको P/Q के फॉर्म में यानी बटे के रूप में नहीं लिख सकते, तो इनको अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स के नाम से जानेंगे। उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चलिए बताइए कि क्या 0.63 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो रैशनल नंबर अभी हमने जाना जिसको बटे के रूप में यानी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होते हैं। तो 63 को आप देखेंगे तो 63 डिवाइडेड बाई ये डेसिमल के बदले में डेसिमल जो है इसके बदले में 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं के लिए 2 0 लिखेंगे। तो देखिए ये P/Q के रूप में है तो हम कहेंगे हाँ ये रैशनल नंबर है। वहीं हम बात करें यहाँ पे क्या है, देखिए तो लिखा हुआ है 0.3, ये बार बार 3 रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, बार का प्रयोग करेंगे। तो जैसे 3 के ऊपर बार लगा दिया, इसका रिपीटेशन रुक जाएगा। तो क्या 0.3 को क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगा, अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप 3 डिवाइडेड बाई 9, तो देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो P/Q के रूप में हम लिख पा रहे हैं, तो ये भी अपना रैशनल नंबर हो जाएगा। अगला अगर बोला जाए कि देखिए 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अभी आपने देखा
कि कोई संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो उस संख्या को लिखिए, और एक संख्या के ऊपर यहाँ पे बार था तो एक 9 नीचे लिख दीजिए, ये p/q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या अपना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.68 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप 68 लिखिए, और यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 9 लिखिए, और देखिए कि क्या ये p/q के रूप में लिखा गया, तो आप कहेंगे हाँ, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि 0.612 के ऊपर बार है तो 612 लिखिए, और देखिए 1 2 3 3 संख्याओं के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है तो आप 1 9 2 9 और 3 9 लिख दीजिए, ये भी p/q के रूप में है, तो हम कहेंगे कि ये भी अपना रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या है कि 0.7343434, तो देखिए 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है बार बार? 3 4 अपना बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 0.7, और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब देखेंगे कि 0.7 और बार 3 4 है, तो क्या इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। कैसे? तो पहले लिखेंगे पूरा नंबर, ये पूरा जो नंबर था 734 उसको लिख देंगे, फिर जो नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार हैं उतना 9 नीचे लिख देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए एक 0 लगा देंगे। अब देखिए ज़रा 734 में से 734 माइनस 7 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 727 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 990 हो जाएगा। तो क्या ये p/q के फॉर्म में है? तो हम कहेंगे हाँ ये है, तो ये भी अपना रैशनल नंबर है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर्स के टाइप्स को जानते हैं। तो यानी परिमेय जो संख्याएं होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, अर्थात भिन्न के नाम से जानते हैं, और दूसरे को बोलते हैं इंटीजर्स, अर्थात इसे पूर्णांक के रूप में जानते हैं। तो भिन्न क्या होता है? जैसे 3/5, 4/3, 9/5, 8/3, ये सारे भिन्न हैं। और इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स को आप नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। तो इधर 1 हो गई, अपना 2 हो गया, फिर अपना 3 हो गया, और ये इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर अपना -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। वैसे नंबर्स जो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, अपने आप में पूर्ण हैं, वो सारे इंटीजर्स हैं यानी पूर्णांक हैं। जैसे 1 2 3 4 और आगे कुछ भी दे दीजिए, कंप्लीट अपने आप में होना चाहिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। आगे आइए, इंटीजर्स के बाद हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स जो होते हैं, अभी आपने जाना कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं। यानी पॉजिटिव का मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, पहले को बोलेंगे नेचुरल नंबर और दूसरे को बोलेंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, और होल नंबर्स का मतलब जो है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो 1 से शुरू होंगी और 1 2 3 4 5 6 7 करके ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। वहीं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होंगी और ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो ये
जो होंगी, जो 0 से स्टार्ट होगी उसको पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर बोलेंगे, और जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएंगी उसको हम लोग प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स के नाम से जानेंगे। ये दो बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। अब बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स को आप यानी प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को बोलते हैं जी हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, क्या बोलेंगे? सम संख्याएं बोलेंगे। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं को हम कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले को बोलेंगे इवन नंबर्स, दूसरा होगा ऑड नंबर। क्या होगा? ऑड नंबर अर्थात विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। उसके अलावा हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्याएं, या इसे मिश्र संख्याएं भी बोला जाता है। तो संयुक्त संख्याएं या मिश्र संख्याएं। अब हम बात करते हैं इवन नंबर क्या होते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल हों वो इवन नंबर होती हैं। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 देखें, 2 देखें, 4 देखें, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 आपको देखने को मिले, 2 देखने को मिले, 4 देखने को मिले, 6 देखने को मिले, 8 देखने को मिले, तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी? इवन नंबर होंगी। ऑड नंबर क्या होती हैं? यानी विषम संख्याएं। वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ ना कुछ छोड़ती हैं। जैसे कि 1 छोड़ देंगी, 3 छोड़ेंगी, 5 छोड़ेंगी, 7 छोड़ेंगी, 9 छोड़ेंगी, 2, 4, 6, 8 कुछ भी छोड़ सकती हैं रिमाइंडर। तो 2 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ें, वैसी संख्याओं को विषम संख्याएं बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा इन संख्याओं का यूनिट पेज पे यूनिट जो डिजिट होती है उसके स्थान पर या तो 1 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 7 आएगा, नहीं तो 9 आएगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है और सअभाज्य संख्या क्या होती है उसको हम लोग जान लेते हैं। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो या तो 1 के टेबल में यानी 1 के पहाड़े में आए और नहीं तो इटसेल्फ यानी अपने आप के पहाड़े में आए। यानी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं या केवल और केवल 2 गुणज होते हैं, एक तो 1 और एक खुद। ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। चौथा है कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त मिश्र संख्या। तो कंपोजिट का मतलब कंपोजिशन से बना हुआ है, यानी ढेर सारी संख्याओं से जो संख्या मिलकर बना होता है उसी को संयुक्त संख्याएं या कंपोजिट नंबर के रूप में जानते हैं। जैसे 12 की बात करें तो 12 2 3 6 दूनी 12, तो ये ढेर सारी संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये कंपोजिट नंबर्स हो गया। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसके 2 से अधिक गुणज होते हैं, यानी इसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 12 देखिए तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा और 12 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 के 6 गुणज हैं। तो इसके वैसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणज होते हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स के रूप में जानते हैं। क्लियर? आगे आइए, अगला हम लोग देखते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 52 एंड 78, 52 और 78 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं।
तो 52 और 78 के बीच में प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं बताना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा लास्ट वाला नंबर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट नंबर को आपको माइनस करना होता है। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर -1, आपका आंसर आ जाएगा। यानी लास्ट नंबर 78 है, 78 में से 52 को माइनस कीजिए और फिर जो आंसर आए उनमें से भी 1 को माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 7 में से 5 जाएगी 2। अब 26 आया, 26 में से 1 को माइनस कीजिए, कितना आना है 25। तो 25 अगर आना है तो 25 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा दोस्तों, तो 25 अपना आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। यानी 52 और 78 के बीच में कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी, तो 25 होंगी। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा गया कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर लेस देन 42, यानी 42 से कम प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं। तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्याएं पूछा गया है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 ऐसे करते करते 42 तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी, 42 तक। तो 42 से कम होनी चाहिए, यानी 42 से कम टोटल 1 से लेकर 41 तक, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 41 संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे नेचुरल ना पूछकर आपसे पूछता होल, क्या पूछता, होल अगर पूछता तो होल संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और इसी तरह से चलते चलते अपना कहाँ तक जाएंगी, 42 तक जाएंगी। लेकिन 42 से कम पूछ रहा है तो 41 तक, तो 1 से लेकर 41 तक तो ये संख्याएं हो जाएंगी, प्लस एक 0 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ओवरऑल कितना आ जाएगा 42। तो आप कहते अगर होल पूछता कि पूर्ण संख्याएं कितनी हैं तो 42, लेकिन यहाँ नेचुरल पूछा है तो 41। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी होल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 54। तो कह रहा है होल नंबर्स जो 54 से बड़े नहीं हैं, 54 तक हो सकते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 इस तरह से आप 54 तक चले जाएंगे। तो 54 से बड़े नहीं होने चाहिए, तो 1 से लेकर 54 तक तो 54 हो गए और एक 0 भी अपना शामिल हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ओवरऑल 55 हो जाएंगे। तो आपके आंसर जो होंगे वो 55 आंसर होने वाले हैं। क्लियर, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहा गया हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 54। अब 54 से बड़े कितने नेचुरल नंबर नहीं हैं, तो 1 से लेकर आप 54 तक चलिए। ये 54 तक हम लोग आ गए। 54 तक 1 से लेकर 54 तक जो संख्या होंगी वो 54 से 54 से बड़ी नहीं होंगी, तो नेचुरल नंबर बोला गया है तो 54 ही होंगी। तो आंसर आपका हो जाएगा 54, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, क्या क्वेश्चन बोला गया है, इफ A and B are odd numbers then which of the following is even। यदि A और B विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्याएं होंगी। तो A और B विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ पे ये आपको ऑप्शन से ऑप्ट करना होगा कि कौन सी संख्याएं इनमें इवन नंबर होंगी, ये पूछा गया है। तो A और B उन्होंने खुद कह दिया कि ये दोनों क्या हैं, ऑड नंबर हैं। तो देखिए हम अपनी मर्जी से कोई भी ऑड ले सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये रहे आपकी कि सबसे छोटा ऑड नंबर दें, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा, जल्दी आप कर पाएंगे। जितना बड़ा देंगे कैलकुलेशन लेंदी होगा और समय लगेगा। तो हमने A को चलिए सबसे छोटा ऑड 1 है, 1 मान लिया और B को 3 मान लिया।
तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो 1 ये और 1 में हम इनको ऐड करेंगे। ज़रा देखिए, ये 1 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 1 इंटू 3 करते हैं तो 1 और 3 4 और 1 3 जा 3, 4 और 3 कितना होता है 7 हो रही है। तो 7 वो तो कह रहा है सम संख्या, तो ये सम संख्या नहीं आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर अपना ये 1 है, फिर यहाँ प्लस था और फिर हमने 3 दे दिया, फिर -1 दिया, तो इस माइनस से ये +1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 आंसर आया। 3 भी हमारा सम नहीं है, विषम है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ देखिए पहला 1 था, फिर यहाँ पे b की वैल्यू हमने 3 दी और फिर 1 दी, तो इनको ऐड कीजिए 1 3 4 और 1 कितना हो गया अपना 5 आ रहा है। 5 भी हमारा इवन नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचा है, आपका एग्ज़ाम होता तो एग्ज़ाम में आप तुरंत इसको लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं तो इसलिए हम सीखेंगे। a की वैल्यू 1 हमने माना है 1 ले लिया, b की वैल्यू हमने 3 माना है 3 ले लिया, फिर यहाँ पे है 2ab तो 2 लिया, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 3 थी, इनको ऐड कर देते हैं तो 1 और 3 कितना होता है 4 और 2 1 जा 2 3 जा 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 10 देखिए इवन है क्या, हाँ इवन है, तो यही अपना डी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया इफ a एंड b आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब देखिए कहा गया है कि a और b की हम बात करें तो इन्होंने कहा है ये दोनों ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम फिर जो है छोटी वैल्यू मानेंगे, लेकिन यहाँ पे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो रहा है तो a को बड़ा मानेंगे और b को छोटा मानेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि a की पावर 4 क्या बोली है इन्होंने कहा है कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 जो होगी वो हमेशा इनमें से किससे विभाज्य होगी, 3 से होगी, 6 से होगी, 8 से होगी या 12 से होगी। तो सबसे पहले a की वैल्यू 3 रख देंगे और इसकी पावर 4 है पावर 4, b की वैल्यू 1 रख देंगे, पावर 4 है पावर 4। अब एक बात ध्यान रखनी है, 3 की पावर एट लीस्ट क्यूब आपको याद होना चाहिए। 3 का क्यूब होता है 27। अगर नहीं पता है तो मैं जो है बता दे रहा हूँ कि 3 की पावर क्यूब कितनी होती है 27 होती है, और 4 है चूँकि तो एक और 3 टाइम मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो 81 हो जाएगा। कितना होगा 81, तो 3 की पावर 4 का मतलब यहाँ पे 81 हो जाएगा। 1 की पावर 4 तो 1 ही होती है, तो 81 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 0 हो जाएगा, 80 हो जाएगी। तो क्या 80 3 से विभाज्य है, नहीं है, तो पहला आंसर नहीं होगा। क्या 80 6 से विभाज्य है, नहीं है, तो आंसर आपका बी भी नहीं होगा। क्या 80 8 से विभाज्य है, हाँ 10 टाइम आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या अब देखेंगे 80 12 से विभाज्य है तो 12 के पहाड़े में 80 नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे फ्रेंड। कहा गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों मुझे पता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बिल्कुल जो है छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें बताने का मेन पर्पस यही है कि जो है अच्छे स्टूडेंट जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, जो समझदार हैं, वो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि वैसे स्टूडेंट जो कमज़ोर हैं, जिनको कम मैथ समझ में आती है, वो इन चीज़ों को ध्यान से देखें और इसको बार बार देखें ताकि वो चीज़ों को समझ पाएँ और अपनी वो उनको ये महसूस ना हो कि काश मुझे कोई
बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाता तो मैं भी मैथ में अच्छा कर सकता था। तो ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इसको देखिए और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बाकी जो है आगे आपको भी आनंद आने वाला है, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होती है उसको अभी देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। क्या जानते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं, हम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या की। किसकी बात कर रहे हैं? अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अभाज्य अगर संख्या की बात हो रही है तो अभाज्य संख्या होती क्या है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है अभाज्य संख्या के बारे में कि कोई भी संख्या जिसके जो केवल और केवल अपने आप के टेबल में और 1 के टेबल में आता हो वो अभाज्य संख्या है। जैसे 2 की बात करें, एग्जाम्पल मैं 2 को ले लूँ। किसको ले लूँ? एग्जाम्पल मैं 2 को ले लूँ। एग्जाम्पल मैं 2 को ले लेता हूँ। तो 2 को देखिए ज़रा, ये किसके किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। तो और क्या कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 2 आता है? बिल्कुल नहीं है। तो 2 अभाज्य संख्या है। अगर 3 की बात करें तो 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। क्या कोई और ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 3 आता है? बिल्कुल नहीं। 5 जो है वो या तो 1 के टेबल में आता है, नहीं तो 5 के टेबल में आता है। 7 की बात करें तो या तो 1 के टेबल में आता है, नहीं तो 7 के टेबल में आता है। तो वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों या 2 गुणज हों, यानी 2 पहाड़ों में आता हो या 2 टेबल में आता हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानेंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक गुणज हों, इनको संयुक्त संख्या के रूप में जानते हैं। तो संयुक्त संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणज होते हैं। यानी संयुक्त संख्या की बात करें तो यह वह संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणज होते हैं। कितने गुणज होते हैं? 2 से अधिक गुणज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 की बात करें तो ये 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और 4 के पहाड़े में आएगा। तो देखिए ना, हुई ना 2 से अधिक गुणज। उसी तरह 6 की बात करें तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा। 12 की बात करें तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में। तो ये सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। यानी आप इन नंबरों को क्या बोल सकते हैं? इन नंबरों को आप बोल सकते हैं कि ये संख्याएं अपनी क्या हैं? सअभाज्य संख्याएं हैं। क्या सॉरी, ये संयुक्त संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? संयुक्त संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे। तो प्राइम, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में कैसे तोड़ते हैं उसको हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए 6 को अगर प्राइम नंबर में तोड़ना है तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 2 3 6 तोड़ दिया। अगर 60 को अभाज्य संख्या में तोड़ना है तो देखिए 1 0 है, 1 0 का मतलब 10 होता है और यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा। तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 के तो अभी देखा था 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 6 के भी पहाड़े में आता है। तो इसके 4 गुणज हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 10 की बात करें 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 6 और 10 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हमें 60 को अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो इस 10 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 2 × 5 आ जाएगा। 6 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 2 × 3 आ जाएगा। तो
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 6 को अभाज्य संख्या में तोड़ा तो 2 इंटू 3 किया, 60 को अभाज्य संख्या में तोड़ा तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 किया। तो इस तरह से आपने संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ दिया। अब पूछा जाए, आपने ये जान लिया कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ते हैं, तो अब हम जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। जैसे 6 का अगर पूछा जाए कि 6 के कुल गुणजों की संख्या बताइए, यानी 6 कितनी ऐसी पहाड़ें हैं, कितना ऐसा पहाड़ा है जिनके पहाड़ों में 6 आता है, तो आप गिन के बता सकते हैं कि 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में आता है। तो ओवरऑल काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3 और 4। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए या 6 के टोटल नंबर ऑफ 6 के कुल गुणजों की संख्या बताइए, तो आपका तो आंसर हो जाएगा 4। लेकिन जब आपसे 60 के कुल गुणजों की संख्या पूछी जाएगी तो आपको थोड़ा सा मुश्किलात पैदा होंगे। तो इसके लिए आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे काम आएगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे जैसे 6 को पहले तोड़ देंगे, 2 इंटू 3 में हमने तोड़ दिया है, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो ध्यान रखिएगा यहाँ बेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो पावर है उसको 1-1 से इंक्रीज करना है, यानी पावर 1 है तो 1 से बढ़ाइए, इसकी भी पावर 1 है 1 से बढ़ाइए। आपका देखिए बेसिक से जब हम गिन रहे थे तो भी 4 6 के कुल गुणजों की संख्या आ रही थी, और ऐसे भी गिन रहे हैं तो भी आपके 6 के गुणजों की संख्या 4 आ रही है। अब यहाँ पे 60 की बात करें तो 60 को हमने तोड़ा था कैसे, 6 इंटू 10 में तोड़ा था, तो 10 भी अभाज्य संख्या नहीं था, 6 भी नहीं था, तो इनको तब तक तोड़ेंगे जब तक कि ये अभाज्य संख्या में परिवर्तित नहीं हो जाते। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 2 इंटू 5, तो 2 कितनी बार आई, 2 की पावर 2 बार आई है, 2 बार आई है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 1 बार आई है और 5 भी 1 बार आई है। तो हम बेस से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हम पावर में 1-1 को बढ़ाएंगे, 2 में 1 को जोड़ देंगे 3, 1 में 1 को जोड़ देंगे 2, फिर 1 में 1 को जोड़ देंगे 2। तो यहाँ से 3 दूनी 6 दूनी कितनी हो गई 12। तो बोला जाए 60 के कुल गुणजों की संख्या यानी 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो 12 होंगे। मुझे पता है कि आपको शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मैं भी हार कहाँ मानने वाला हूँ। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे और आसानी से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल पाएंगे, कुल गुणजों की संख्या आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आइए 180 को तोड़ देते हैं। तो 180 को अगर तोड़ना है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब 10 और यहाँ 18। अब देखिए ना, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 18 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले 10 को अभाज्य संख्या में तोड़ दिया, कितना 2 5 10 हो गई। यहाँ पे 18 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 2 तो बन गई, लेकिन 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 9 को 3 इंटू 3 में तोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए 3 हो गई 2 बार, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 है 2 बार। फिर यहाँ पे 2 आ गई 2 बार, तो 2 को लिख दिया 2 बार। फिर अपना 5 को लिख दिया 1 बार, ये लिख दिया। ध्यान रखिएगा 18 अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य नहीं है, तो 18 और 10 को हम नहीं लिखेंगे। केवल 9 भी अभाज्य नहीं था तो उसको नहीं लिखेंगे। जब तक इन संख्याओं को तोड़ते रहेंगे जब तक कि वो पूर्ण रूप से अभाज्य संख्या में परिवर्तित नहीं हो जाते। अब यहाँ पे बेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पावर को 1-1 से बढ़ाएंगे। 2 में 1 को बढ़ाया 3, 2 में 1 को बढ़ाया 3, 1 में 1 को बढ़ाया 2। तो आपने देखा 3 3 जा 9 2 जा कितना होता है 18। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 180 के कुल गुणजों की संख्या कोई पूछे तो 18 हो जाएंगे। आइए 72 को तोड़ देते हैं। 72 को अगर तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 8 9 72। तो 9 को अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं 3 इंटू 3, और 8 को 2 का क्यूब आप जानते ही हैं। तो ये भी हम ना तो इसको लिखेंगे ना इसको लिखेंगे, केवल 2 की क्यूब
और साथ ही साथ 3 की पावर हम 2 लिख देंगे। अब देखिए हमें बेस से कोई लेना देना नहीं है, पावर को 1 से बढ़ाइए, ये 3 को 1 से बढ़ाएंगे 4 और 2 को 1 से बढ़ाएंगे यहाँ पे अपना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में 1 को जोड़ा 4, 2 में 1 को जोड़ा 3, 4 3 कितना होता है 12। तो 72 के कुल गुणजों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 12 हो जाएंगे। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 360 के निकालने हैं, तो 360 को हम तोड़ेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगी। 10 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 2 × 5, 36 को तोड़ेंगे तो आप जानते हैं 9 चौक 36। अब देखिए ना 9 को तोड़ेंगे 3 × 3 और 4 को तोड़ेंगे 2 × 2। अब देखिए 2 कितनी दफ़ा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। फिर 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, तो 3 2 बार है। फिर हमारी और कुछ है 5 है, तो 5 कितनी बार है, 1 बार है। बाकी 9 को लिखेंगे नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है, 4 को भी नहीं, 36 को भी नहीं, 10 को भी नहीं। अब यहाँ पे बेस से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, बस पावर को 1 1 से बढ़ाना है। 3 में 1 को जोड़ेंगे 4, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 और यहाँ पे 5 की पावर 1 थी तो 1 को जोड़ेंगे 2, तो 4 3 जा 12, 2 जा कितना आ गया 24। तो आप कहेंगे कि 360 के कुल गुणजों की संख्या 24 होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 होंगे। क्लियर। आगे आइए अब 420 को तोड़ते हैं, तो 420 को तोड़ेंगे तो एक तरफ तो 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 2 × 5 और दूसरी तरफ 42 हो जाएगी। 42 को हम तोड़ेंगे 21 × 2, 21 को 7 × 3 में तोड़ेंगे तो 2 कितनी दफ़ा आई है, 1 2 टाइम्स आई है, तो 2 को 2 बार लिख देंगे। फिर हम 7 1 बार आया है 1 बार लिखेंगे। फिर अपना 3 1 बार आया है 1 बार लिख देंगे। 5 1 बार आई है 1 बार लिख देंगे। अब देखिए पावर को बेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब पावर को 1 से बढ़ाएंगे, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, 1 1 से पावर को बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसे 1 1 पावर को 1 1 से बढ़ाते चले जाएंगे तो अपना 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 यानी 24। आपका बोला जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे तो 420 के, तो 24 इसके फैक्टर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आपने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके साथ साथ अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने जान लिया। अब चलिए ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए, यानी कुल सम गुणजों की संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो 440 को फिर हम तोड़ रहे होंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 44 लिख देंगे। 10 को तोड़ेंगे 2 × 5 में और 44 को तोड़ेंगे 11 × 4 में। तो आप जानते हैं 2 × 2, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होनी है, 2 × 2 होनी है। तो आप 2 × 2 यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे अभाज्य संख्या 2 की पावर कितनी है, 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3 टाइम्स लिख रहे होंगे। फिर 11 की पावर कितनी टाइम है, 1 टाइम्स है। साथ ही साथ हम 5 की पावर 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स लिख देंगे। अब देखिए इसमें बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर कुल गुणजों की संख्या पूछा जाता, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता तो पावर को 1 1 बढ़ाते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स में ये 2 की जो पावर है उसको ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, एज इट इज लिखेंगे। 3 है 3 लिख देंगे। बाकी पहले जैसा प्रोसेस होगा, इसमें 1 को बढ़ाएंगे तो 1 और हो जाएगा, 1 में 1 को बढ़ाएंगे 1 और हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 2 जा कितना ही हो गई 12। तो बोला जाए कि 440 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे तो 12 हो जाएंगे। उसी तरह से 650 को अगर ब्रेक करना चाहें तो चलिए
650 को तोड़ देते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं 650 को ब्रेक करते हैं। तो 650 की बात करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आप जानते हैं ये 10 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगी। 10 को तोड़ेंगे 2 इंटू 5 में ब्रेक करेंगे और 65 13 इंटू 5 होता है। अब देखिए ज़रा 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर 2 टाइम्स लिख देंगे। 2 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और यहाँ 13 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो 5 में पावर 5 की पावर जो 2 थी उसमें 1 को बढ़ा रहे होंगे, बस 2 की पावर 1 है तो 1 ही रखेंगे, इसमें कोई ना तो इंक्रीजिंग होगी ना ही डिक्रीजिंग होगी। अब 13 में 1 को ऐड, यहाँ पावर 1 है तो 1 को ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 3 1 जा 3, 2 जा कितना होगा 6। तो बोला जाए कि 650 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कि 6 होंगे। कितने होंगे, 6। क्लियर। आगे आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आगे बोला गया कि यहाँ 720 है के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए। तो सबसे पहले तो लिखिए आप 720, यहाँ 10 लिखिए, यहाँ 72 लिखिए। यहाँ पे 10 का मतलब 2 इंटू 5 होती है, 72 का मतलब 36 इंटू 2 होता है। 36 को तोड़ेंगे तो 6 इंटू 6 में, और 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 में। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 देखिए 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है और 4 टाइम है। तो 2 की पावर कितनी है जी, 4 टाइम है। फिर उसी तरह से 3 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम है, 2 टाइम है, तो 3 की पावर 2 टाइम्स है। और उसके अलावा 5 की पावर कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो ओवरऑल आप देखिए 2 2 टाइम्स था, 3 2 टाइम्स था, और यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 था, तो 2 2 कितना हो गया था, 4 टाइम्स हो गया था, और 5 हो गया था। तो हमने क्या बोला था कि इवन में बस 2 की पावर एज इट इज रखते हैं, बाकी सारे पहले की तरफ जो एक एक बढ़ा रहे थे एक एक बढ़ा देंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो आप कह सकते हैं कि 720 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, 24। अगला है जी 520, कितना है, 520 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 520 की। तो 520 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो कितने होंगे, चलिए देख लेते हैं। इधर देखिए, ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अपना क्या होगा समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना 10 हो जाएगा। 10 को 2 इंटू 5 में हम स्प्लिट कर सकते हैं, और 52 को 26, 52 को तो कैसे तोड़ेंगे, 26 इंटू 2, और 26 को कैसे तोड़ेंगे, 13 इंटू 2 तोड़ेंगे ना। तो 13, थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा। 26 को मैं तोड़ रहा हूँ 13 इंटू 2, तो 13 की पावर 1 हो गई, और 2 की पावर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और 1 3, तो 2 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, और साथ ही साथ 5 की पावर 1 हो जाएगी। तो आप तोड़ेंगे तो यहीं आ रहा होगा। तो देखिए 1 है यहाँ पे 13 की पावर, तो 1 को बढ़ा देंगे। ये 2 की पावर को ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, एज इट इज रखेंगे। 5 की पावर 1 से इंक्रीज करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 जा कितना हो जाएगा 12। तो बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 520 कितने होंगे, तो 12 आंसर हो जाएंगे। आगे आइए कुछ और। अब आइए टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी कुल विषम गुणजों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए 110 को सबसे पहले अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे। 10 को 2 इंटू 5 में स्प्लिट कर रहे होंगे, और 11 एज इट इज हो जाएगा। तो देखिए
आपने क्या करा, 11 इंटू 2 इंटू 5 लिख दिया। अब 11 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो ध्यान रखिएगा, जब ऑड फैक्टर्स पूछा जाए यानी कुल विषम गुणजों की संख्या पूछी जाए तो 2 की पावर कुछ भी हो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। बाकी जो अन्य नंबर होंगे उनमें एक एक पावर को बढ़ा के लिखेंगे। यानी पावर 1 है तो 1 से बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा कितना अपनी होती है, 2 2 जा हो जाएगी फ्रेंड 4। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 110 के कुल विषम गुणजों की संख्या 4 हो जाएगी। आगे बढ़िए, अगला हम देखेंगे यहाँ से 350 है, कितनी है 350 है। तो ये 35 इंटू 10 क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 35 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 7 इंटू 5। तो यहाँ चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं, 35 को कैसे लिखेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। 350 है, कितनी है दोस्तों 350। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 35 लिखेंगे तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 7 इंटू 5 हो जाएगी। अब देखिए कि 5 कितनी टाइम्स आई है, आप कहेंगे कि 2 टाइम्स आई है। 7 कितनी टाइम्स आई है, 1 टाइम्स आई है। और 2 1 टाइम्स आई है। तो 2 की पावर कुछ भी हो हम 2 को इग्नोर मारेंगे और 5 की पावर 2 है, इसमें 1 को बढ़ा देंगे। यहाँ पे 7 की पावर 1 है, 1 को इंक्रीज करेंगे। यानी ओवरऑल 3 2 जा कितनी हो जाएगी 6। यानी 350 के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बोला जाए तो कितने होंगे 6 हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, कहा गया 280 के टोटल नंबर और ऑड फैक्टर्स बताइए। तो सबसे पहले 280 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 10 हो जाएगी, यहाँ 28 हो जाएगा। 10 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 5 और 28 को 7 इंटू 4 कर सकते हैं और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 कितनी टाइम आई है 3 टाइम्स, तो 2 को वैसे भी इग्नोर मारना है। और 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स आई थी, फिर 7 की पावर 1 टाइम्स आई है और फिर अपनी 5 की पावर भी 1 टाइम्स आई है। इसको इग्नोर मारिए, इनमें 1 1 को पावर को इंक्रीज कर रहे थे, 1 1 को इंक्रीज कीजिए। बोला जाए कि 280 के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे तो 4 हो जाएंगे। उसी तरह से 370 की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 और यहाँ पे 37। 10 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगी। 37 अपने आप में प्राइम है तो 37 की पावर 1 है, 2 की पावर भी 1 आ गई और 5 की पावर भी 1 आ गई। 2 को इग्नोर मारना है, बाकी 37 की पावर 1 है तो 1 ऐड कीजिए, फिर यहाँ पे 1 को ऐड कीजिए, कितनी आ जाएगी तो 2 इंटू 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोला जाए कि 370 के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे तो 4 आपके आंसर हो जाएंगे। आइए अगला हम लोग जान लेते हैं 195 के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताने हैं। तो चलिए 5 से इसको हम करते हैं। तो आप लास्ट में 5 है इसलिए मैं 5 दे रहा हूँ। 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। अब 39 को 13 के टेबल में 3 टाइम्स आती है। तो देखिए ना, इनका टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताना है। तो 5 आई है जी 1 टाइम्स, फिर अपनी 13 आई है 1 टाइम्स और 3 आई है 1 टाइम्स। तो पावर में 1 1 को इंक्रीज करेंगे। ओवरऑल अपनी 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 195 के कितने होंगे 8 हो जाएंगे। 78 के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करनी है तो ये 10 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगी। फिर 10 को स्प्लिट कर रहे होंगे 2 इंटू 5 में। अब 78 को अगर हम बात करें तो आप जानते हैं 39 इंटू 2 कर देंगे। 39 को 13 इंटू 3 में हम स्प्लिट करेंगे। तो एक बात बताइए कि 13 कितनी टाइम आई 1 टाइम आई। फिर
यहाँ पे 3 कितनी टाइम आई, 1 टाइम आई। फिर हम बात करें 2, 2 टाइम्स आई, 2 को इग्नोर मारना है, और 5 आई 1 टाइम्स, तो 2 को इग्नोर मार दीजिए। 13 की पावर 1 है तो 1 को बढ़ाइए, 3 की पावर 1 है तो 1 को बढ़ाइए, 5 की पावर 1 है तो 1 को बढ़ाइए। तो ओवरऑल 2 2 जा 4 2 जा 8, बोला जाए 780 के टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताइए, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला हम लोग जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कुल अभाज्य गुणजों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें तो ये तो बहुत ही आसान है, 195 को सबसे पहले तोड़ लीजिए। 5 से हम, लास्ट में 5 है तो 5 से इसको 5 यहाँ लिख के देखेंगे कि 5 के टेबल में 19 आती है, नहीं आती, तो 5 3 जा 15 आई, 19 से 4 कम, तो 4 और 5 45, तो 5 9 जा 45 होती है। अब 39 को तोड़ देंगे 13 इंटू 3 में, तो देखिए यहाँ पे एक 13 आया, एक 3 आया, एक 5 आया। तो इसमें हम क्या करते हैं, 13 इंटू 3 इंटू 5 लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कितने अलग अलग संख्याएं दिख रही हैं। तो 13 अपने आप में एक अलग नंबर है, 3 एक अपने आप में अलग नंबर है, और 5 अपने आप में अलग नंबर है। तो हम कहेंगे कि 195 के टोटल फैक्टर्स जो होंगे वो 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर हो गई, क्योंकि जितने अलग अलग नंबर होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो 195 के टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो 3 होंगे। 3 अलग अलग दिख रहे हैं तो 3 अलग अलग आंसर होंगे। आइए 780 के अगर बोला जाए कि टोटल प्राइम फैक्टर्स बताइए, तो यहाँ पे 10 हो गई, यहाँ पे 78 हो गया, 78 अपनी आ जाएगी। तो यहाँ पे 10 को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 5 में, और 78 को कैसे तोड़ेंगे, तो आप जानते हैं कि 39 इंटू 2 क्या होता है, 78 होता है। और 39 को कैसे तोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 13 इंटू 3 के फॉर्म में। अब देखिए ना, यहाँ पे 13 आया, फिर 3 आई, फिर उसके अलावा 2 2 टाइम आया, और उसके अलावा 5 अपनी आई है, यही आया है। तो आप देखिए कि 13 एक अलग नंबर है, 3 एक अलग नंबर है, 2 एक अलग नंबर है, और 5 एक अलग नंबर है। तो टोटल 4 नंबर अलग अलग हैं। तो जितने अलग अलग नंबर होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। यानी कुल अभाज्य गुणजों की संख्या पूछी जाए तो जितने अलग अलग प्राइम नंबर्स में नंबर स्प्लिट होंगे उतने ही अभाज्य गुणज होंगे। क्लियर, आगे आइए कुछ और क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 180 के कुल अभाज्य गुणजों की संख्या बताइए, तो 10 और 18 लिख रहे होंगे। 10 को तोड़ेंगे 2 इंटू 5 में, और 18 को तोड़ेंगे 9 इंटू 2 में, और 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3 में। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार, और 5 की बात करें तो 5 कितनी बार है, तो 1 बार है। तो आप देखिए कितने अलग अलग संख्याएं दिख रही हैं, 3। तो कुल अभाज्य गुणजों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 3 आपके आंसर हो जाएंगे। वहीं 320 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 32 को 8 4 जा होती है, तो 8 4 जा 8 की को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 होती है ये, और 2 की पावर 2 होती है, और यहाँ 10 को 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। अच्छा, 5 की पावर कितनी है, 1 है, और कुछ है क्या, नहीं है। तो देखिए कितने अलग अलग आपके गुणज दिख रहे हैं, 2। तो कुल अभाज्य गुणजों की संख्या अगर आपसे बोली जाए, अभाज्य गुणजों की संख्या अगर बोली जाए तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, 32 को 2 5 में आपने डिवाइड किया था। तो कुल अभाज्य गुणजों की संख्या अगर बोली जाए तो 2 अलग अलग दिख रहे हैं। तो 320 के कुल अभाज्य गुणजों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होंगी। कितनी होंगी, 2 होंगी। जितनी अलग अलग दिखेंगी उतना ही
आपके अभाज्य गुणजों की संख्या होगी। तो एक बार फिर मैं इसको ध्यान दीजिए, फिर से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 320 मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे 10 हो गई, यहाँ पे 32 हो गई, तो 2 × 5 कर दिया, और 32 को हम 8 × 4 लिख सकते हैं ना। तो आप 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 3, और 4 को क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 2। तो 3 और 2 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1, यही तो 2 अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसके कुल अभाज्य गुणजों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जानेंगे कंपोजिट नंबर्स। क्या जानेंगे, कंपोजिट नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे अगर 160, किसकी बात हो रही है, 160 के कुल जो है संयुक्त संख्याओं की संख्या अगर बोली जाए तो सबसे पहले 10 लिखिए, और 10 यहाँ 16 लिखिए। फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए कि 10 को तोड़िए 2 × 5 में, 16 को तोड़िए तो 2 की पावर 4 होता है 16, तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई, और 5 की पावर 1 आ गई। तो देखिए सबसे पहले अगर आप सीख चुके हैं कि कुल गुणजों की संख्या निकालने का फॉर्मूला, तो कुल गुणजों की संख्या यहाँ पे अगर बोला जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स अगर आपसे बोला जाए तो आप सीख चुके हैं कि कुल गुणजों की संख्या कैसे निकालते हैं। जो पावर होती है 1 को बढ़ाते हैं, यहाँ जो पावर है 1 को बढ़ाते हैं, तो 160 के कुल गुणज कितने होंगे, 12 होंगे। अभाज्य गुणजों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर आपसे बोला जाए तो जितने अलग अलग दिखते हैं वो होते हैं 2 होते हैं। तो बोला जाए कि कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे, तो कंपोजिट फैक्टर्स का मतलब का एक रूल होता है कि टोटल फैक्टर्स माइनस प्राइम प्लस 1। क्या होता है, टोटल फैक्टर्स माइनस प्राइम प्लस 1 इक्वल टू होती है कंपोजिट फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स कितनी आई थी, 12 आई थी। प्राइम कितना आया था, प्राइम फैक्टर्स 2 अलग अलग दिख रहे हैं, तो 2 में 1 को जोड़िए 3, माइनस कीजिए 12 में से, तो 12 में से 3 को माइनस किया 9। तो बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स यानी कुल संयुक्त गुणजों की संख्या बताइए, तो कुल संयुक्त गुणजों की संख्या हो जाएगी 160 के 9। क्लियर। चलिए, नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, 230 मैं बता रहा हूँ, फिर जो है ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, इसको पहले रफ कर देता हूँ और बताता हूँ 200 किसकी, 230 के कुल अभाज्य गुणजों की संख्या हम लोग देखते हैं। तो 230 को सबसे पहले तोड़ लीजिए, तो यहाँ 10 हो गई, यहाँ 23 हो गई। तो 10 को 2 × 5 में तोड़ेंगे, और 23 तो अभाज्य संख्या है ही, तो 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 × 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, तो सबकी पावर 1 है। तो कुल गुणजों की संख्या आप जानते हैं, पावर में 1 को बढ़ा रहे थे, 2 × 2 × 2 कर रहे थे, यही कर रहे थे क्या, तो 2 × 2 × 2 कर रहे थे। तो ओवरऑल आप करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कुल अभाज्य गुणजों की संख्या 8 आ जाएगी। अब कुल गुणजों की संख्या 8 आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे कुल अभाज्य गुणजों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो जितने अलग अलग दिख रहे हैं उतने 3 अलग अलग दिख रहे हैं, तो 3 अलग अलग दिख रहे हैं, उनमें 1 को जोड़िए तो 4 हो जाएंगे, 8 में से 4 को माइनस कीजिए 4, तो बोला जाए टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 230, तो इसके 4 टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स यानी कुल संयुक्त गुणजों की संख्या होगी। आगे आइए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और मैं आपको समझाऊंगा और तब तक समझाता रहूँगा जब तक कि देखते हैं ना कि कैसे आपको समझ में नहीं आता है। तो चलिए देख लेते हैं। 580 है, कितना है जी, 580 है। इसको 10 और 58 58 में तोड़ देंगे, 2 × 5 करेंगे, और 58 को 29 × 2 करेंगे। अब देखिए ना, सारे के सारे नंबर टूट गए,
तो 29 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 टाइम्स है ना। फिर आप देखेंगे 5 की पावर 1 टाइम्स है, और कुछ है नहीं है। तो यहाँ देखिए टोटल गुणजों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर में एक एक को बढ़ाते चले जाइए। 2 3 जा 6, 2 जा 12 आ गई। कुल अभाज्य गुणजों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जितने अलग अलग दिख रहे हैं, 3 अलग अलग दिख रहे हैं तो 3 हो गई। 3 में 1 को जोड़िए 4, 12 में से 4 को माइनस कीजिए 8। तो बोला जाए टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। उसी तरह से 630 को तोड़िए, 630 को तोड़ेंगे तो 10 × 63 होता है, तो 2 × 5 हो जाएगी, और 7 9 63। 9 को तोड़ेंगे 3 × 3 में, तो 3 कितनी टाइम है, 2 बार है। उसी तरह से 7 कितनी बार है, 1 बार है। फिर हम बात करेंगे 2 कितनी बार है, 1 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो इस तरह से हमने इनको लिख लिया। अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो एक एक को बढ़ाते जाइए। 2 में 1 को बढ़ाइए 3, 2 में 1 को बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3। फिर 1 में 1 को बढ़ाइए 2, फिर 1 में 1 को बढ़ाइए 2, तो 3 दूनी 6, दूनी कितनी हो गई, 12। तो टोटल फैक्टर 12 हो गए। अलग अलग कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 अलग दिख रहे हैं, तो 1 को जोड़ दीजिए 5, 12 में से 5 गया, कितना हो गया, 7। तो इस तरह से हमने टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स भी सीख लिया है। आइए कुछ अभी इसी को देख रहे थे हम, 580 ही देख रहे थे, 630 तो हमने सीख लिया। अब हम जानेंगे, अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं आसानी से, इसका रिवीजन करेंगे, है ना। अभी तक क्या सीखा, अब देखिए एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 120। 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो 120 को हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो 120 को 10 × 12 में तोड़ेंगे। 10 का मतलब 2 पचे 10, 10 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे कि 10 का मतलब होता है 2 × 5। क्या होगा, 2 × 5 क्या होगा दोस्तों, 2 × 5 हो जाएगी। तो आप लिखेंगे 2 × 5, 2 × 5 लिख रहे होंगे, और यहाँ पे 12 की बात करें तो 12 हो जाएगा 4 × 3। 4 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 × 2 में। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स है। तो 2 की पावर यहाँ पे 3 टाइम्स लिख देंगे, और यहाँ पे 3 की पावर 1 टाइम्स लिख देंगे, साथ ही साथ 5 की पावर 1 टाइम्स लिख देंगे। अब बेस से हमारा कोई लेना देना नहीं होता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में, केवल पावर को 1 से बढ़ाते हैं। तो 3 में 1 को बढ़ाएंगे 4, फिर यहाँ पे 1 में 1 को बढ़ाएंगे 2, फिर 1 में 1 को बढ़ाएंगे 2, तो 4 2 जा 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बोला जाए कि चलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, 16 की। तो 16 के टोटल नंबर 120 की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो 16 हो जाएंगे। अब इवन फैक्टर्स की बात करें तो इवन फैक्टर्स में होता है पावर को ना तो घटाएंगे ना ही बढ़ाएंगे 2 की पावर को। तो 2 की पावर यहाँ 3 है, तो ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। बाकी अन्य क्या एक एक बढ़ा रहे थे, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। तो 3 2 जा 6 2 जा कितना होता है, 12। तो बोला जाए कि 120 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, 12। अब ऑड फैक्टर्स की बात करें तो हमने बोला था कि 2 की पावर को इग्नोर मारेंगे, बाकी एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी, 3 थी, उसको इग्नोर मारेंगे। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे 2, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2। तो बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो 4 हो जाएंगे। अब कहा गया फैक्टर्स डिविजिबल बाई 4, तो फैक्टर्स डिविजिबल बाई 4, तो यहाँ पे मतलब वैसे गुणज 4 के मतलब 120 के उन गुणजों की संख्या बताइए जो 4 के फैक्टर्स हैं, यानी 4 से विभाजित होने वाले 120 के गुणजों की संख्या बताइए। तो 120 को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, तो इसमें से एक 4 को हटा देंगे, एक 4 को निकालेंगे। तो 2 की पावर 3 थी, तो 2 की पावर 2 इंटू, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि
ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 4 होता है। बस 4 से डिविजिबल फैक्टर्स 120 के कितने हैं वो बताना है। तो केवल और केवल ये पावर जो 2 की है, जितनी भी पावर हो उनमें से 2 की पावर 2 को निकाल दीजिए, बाकी एज इट इज रखिए। तो 2 को निकाल दिया तो 2 की पावर 1 रही, तो 2 की पावर 1 रखिए। फिर आप यहाँ पे अन्य में एक एक को बढ़ा रहे थे, बढ़ाते चले जाइए। तो बोला जाए आपसे कि 4 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से विभाजित टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपसे बोला जा रहा है तो आप क्या बता रहे होंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको क्या बताना होगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी तो 1 में बढ़ा देना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। मैंने क्या बोला फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि देखिए ये 120 को तोड़ा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है। अब 2 की पावर 3 है, पावर कुछ भी हो उसमें से 2 की पावर 2 को माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचा 1 बचा। तो पहले क्या करते थे, सब में 1 1 को जोड़ रहे थे, तो 2 की पावर 1 में जोड़ा 1 तो 2 की पावर 2 हो गई, फिर 3 की पावर 1 में जोड़ा 1 तो 2 हो गई, और 5 की पावर 1 में जोड़ा 1 तो 2 हो गई। तो 2 दूनी 4 दूनी कितनी हो गई 8। तो 4 के कुल गुणजों की संख्या बताइए, तो 8 हो जाएगी। उसी तरह से फैक्टर्स डिविजिबल बाई 6 यानी 6 से विभाजित कुल गुणजों की संख्या। तो हमें क्या करना है कि 120 को पहले 6 से विभाजित कर देना है तो 20 आ जाएगी, और 20 को तोड़ देना है। तो आप जानते हैं 5 इंटू 4, 4 को 2 इंटू 2 तोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो 6 से विभाजित गुणजों की संख्या अगर आपको बताना है तो 2 की पावर 2 आ गई, तो 2 की पावर 2 है तो 1 को बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 3, और 5 की पावर 1 है तो 1 को बढ़ा दीजिए 6। तो अगर बोला जाए 6 के कुल गुणजों की संख्या बताइए तो आपका 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 6 इक्वल टू 120 के कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर। आगे आइए अगले कॉन्सेप्ट को की तरफ आगे हम जानते हैं। अब 120 के कुल अभाज्य गुणजों की संख्या आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा 120 को अभी तोड़ा था तो ये 10 और ये 12 आ रहा था, तो 10 का मतलब 2 इंटू 5 और 12 का मतलब 4 इंटू कितना 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 कर देंगे। तो 2 की पावर यहाँ देखिए 2 की पावर 3 आ जाएगी, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगी। तो हमें अगर आपसे बोला जाए कुल अभाज्य गुणजों की संख्या, तो जितने अलग अलग दिख रहे हैं वो अभाज्य गुणज होंगे। जैसे 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, तो कुल अभाज्य गुणजों की संख्या 3 हो जाएगी। कंपोजिट फैक्टर्स की बात करें तो टोटल माइनस टोटल गुणज माइनस प्राइम प्लस 1, बस ये आंसर होता है। तो टोटल 16 आ रहा था, प्राइम 3 है, 3 में 1 को जोड़ दीजिए 4, तो 16 में से 4 गया 12। तो 120 के कुल आपसे पूछा जाए संयुक्त गुणजों की संख्या यानी टोटल कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कितने हो जाएंगे 12 आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, टोटल गुणजों की संख्या हमने कंप्लीट कर दी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है अपना परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, यानी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। तो कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग कैसे होगा अगर आपसे बोला जाए, तो ध्यान रखिएगा जैसे 1296 है, तो 1296 को अगर मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिख पाता हूँ 36 इंटू 36, तो कोई नंबर अगर अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, तो कोई नंबर अपने आप को इवन टाइम मल्टीप्लाई करती है, जैसे कि 25 है तो 5 इंटू 5, तो 5
कितनी बार? 2 बार अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है। 36 अपने आप को 2 बार मल्टीप्लाई कर रही है। तो पावर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो और उसकी पावर अगर इवन हो तो वो संख्या जो होती है वो क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर होती है। क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगी। तो ये 5 का स्क्वायर यानी 2 क्या है? इवन है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 36 की पावर 2 है तो 36 की पावर 2 है, यानी पावर 2 इवन है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं कहूँ कि 3 की पावर 4, 5 की पावर 8 और 9 की पावर 12, तो यहाँ पे पावर 3 की क्या है? इवन है। यहाँ पे 5 की पावर क्या है? इवन है। और यहाँ पे 9 की पावर क्या है? इवन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें, 2 की पावर इवन है, तो 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है और सबकी पावर इवन है। तो ये नंबर जो होगा ये 110% जब इनको 3 की पावर 4 करेंगे, 5 की पावर 8 करेंगे और 2 की पावर 12 करेंगे, तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्तों? ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? आगे आइए। तो परफेक्ट स्क्वायर, उम्मीद है बातें आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, फिर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 है, और फिर लिखा हुआ है 5 की पावर 2 यहाँ पे गिवन है। तो इन्होंने कहा कि कौन सी छोटी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 6, 3 है, प्राइम नंबर है, उसकी पावर इवन है, तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। 5 जो है प्राइम नंबर है और इसकी पावर इवन है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे कि ये प्राइम नंबर है और इसकी पावर ऑड है, तो 1 और 2 को अगर लेकर हम यहाँ पे आएँ तो 3 और 1 4 बन जाएगी, 2 की पावर 4 और 4 इवन हो जाएगी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो केवल यहाँ 2 की कमी है, तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर? आगे आइए। आगे हम देखेंगे, कहा गया यहाँ पे देखिए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 392। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 392 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग देती हो। तो 392 को सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, और तोड़ना आपने जान लिया, लास्ट में 2 है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 2 1 जा 2, यहाँ 119 आ गई, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर इनको 2 से तोड़ दीजिए, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर इनको आप लास्ट में 8 है तो 2 से तोड़ दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। और 49 को 7 इंटू 7 में आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है? तो हमने देखा ये 2 आ गई, ये 2 आ गई और ये 2 आ गई और 7 इंटू 7 आ गया। तो आप लिख सकते हैं 2 कितनी टाइम है? 2 की पावर 3 टाइम है। और 7 कितनी टाइम है? 2 बार है। तो इन्होंने कहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे इसको गुणा करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ देखिए ये प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, इसकी पावर 2 है, तो पावर 2 है तो ये इवन है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। इन भाई साहब को देखेंगे तो ये भी प्राइम है और इनकी पावर ऑड है, तो एक और इसके लिए 2 की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर यहाँ पे 3 और 1 4 बन जाएगी, 7 की पावर 2 का 2 रहेगी, तो ये भी इवन हो गई, ये भी इवन हो गई, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। यानी 1 2 की कमी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बोला गया है कि बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी डिवाइड 1800 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1800 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी संख्या से भाग देना चाहिए। तो 1800 को, अब देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि 1800 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो कौन सी छोटी संख्या से भाग देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, यहाँ देखिए 2 जीरो हैं तो 100 होता है, और यहाँ 18, तो 100 को 10 इंटू 10 तोड़ सकते हैं। 10 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5, फिर ये 10 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5, 18 को तोड़ेंगे तो 9 इंटू 2, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3। तो ओवरऑल यहाँ पे 1800 को 3 की पावर कितनी टाइम है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर कितनी टाइम्स है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 1 2 3 बार है, तो 2 की पावर आ गई 3 टाइम्स। फिर 5 की पावर कितनी है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और कुछ है, और कुछ नहीं है। तो इनको सबको प्राइम में हमने तोड़ दिया। अब ये देखिए, ये प्राइम है, अभाज्य संख्या, इसकी पावर इवन है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं। इसकी, ये भी प्राइम है 3 और इसकी पावर इवन है, छेड़खानी नहीं। ये अब यहाँ पे क्या ऐसी संख्या रखें कि इसको भाग दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, अब यहाँ पे या तो आपके पास ऑप्शन था कि यहाँ पे आप खुद कल्पना कीजिए कि यहाँ पे 2 था, 2 होता, एक और 2 लाते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो वो कहता कि मल्टीप्लाई करें तब ऐसा होता, यानी गुणा करें, कौन सी छोटी संख्या से इसको गुणा करें, तब 2 से गुणा कर देते। लेकिन वो गुणा नहीं करने को कह रहा है भाग दें। तो भाग देने का मतलब हुआ कि जो एक्स्ट्रा है, यानी 2 की पावर 3 में 1 2 अगर से भाग दे दें तो इनमें से 1 2 तो हट जाएगा। तो यानी 1 2 से भाग देना पड़ेगा, 1 2 को लाना पड़ेगा, और उससे भाग देंगे तो यहाँ से 3 न बचकर 2 बच जाएगा। ये भी सम और ये भी सम हो जाएंगे, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। तो इस तरह से अगर पूछा जाए, भाग दिया जाए, तो भाग देने का मतलब होता है छोटी संख्या जो उसमें इवन फॉर्म में नहीं है, यानी जो विषम पावर है उसमें देखेंगे कि कितना पावर एक्स्ट्रा है, उसी से हम भाग देंगे। बाकी जो सम होंगे उनको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ सम था, इसमें छेड़खानी नहीं की। यहाँ 2 की पावर 3 थी, विषम था, जिसमें 1 एक्स्ट्रा था, 1 2 एक्स्ट्रा था, तो वहीं 1 2 से हमने भाग दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई। क्लियर? आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है जानते हैं। अब हमें जानना है परफेक्ट क्यूब को देखना है। परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन। तो पूर्ण घन क्या होती है, तो पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी जो प्राइम नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर्स हो और उसके पावर जो है, जैसे 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर 6 है, 3 है एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर 9 है, और उसी तरह से 5 है एक प्राइम नंबर है, पावर 12 है। यानी 3 के पहाड़े में जो भी 3 के मल्टीपल जो भी एक्सपोनेंट पावर हो सकते हैं, यदि वो अभाज्य संख्या के पावर हैं तो हम कहेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 6, 2 की पावर 12 और यहाँ पे 7 की पावर 9। तो देखिए ये भी अभाज्य संख्या, इसकी पावर कितनी है, 3 का गुणज है। 2 है ये अभाज्य संख्या, इसकी पावर कितनी है, 3 का गुणज है। 7 अभाज्य संख्या है, पावर कितनी है, तो वो 3 का गुणज है। तो जब भी अभाज्य संख्या के पावर 3 के गुणज हो तो आप कहेंगे कि वो संख्या जो होगी अपने आप में पूर्ण घन होगी। क्लियर? आइए अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं। कहा गया बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, यानी 1323 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले 1323 को तो तोड़ेंगे तो 3 6 और 3 9, यानी ये 3 से चला जाएगा, तो यहाँ 3 लिखूंगा मैं। 3 चौक
ये 12, 1 बच जाएगा तो 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 एकम 3। अब ये 441 आपको याद रखना है 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 × 21 लिख देंगे। 21 को अभाज्य में तोड़ेंगे 7 × 3, 7 × 3। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 7 3 देखिए कितनी बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 3 3 बार आई है। तो देखिए ये अभाज्य संख्या भी है और ये 3 का गुणज भी इसकी पावर है। 7 कितनी बार आई है, 2 बार आई है, तो 7 अभाज्य संख्या है लेकिन 3 का गुणज नहीं है, तो कितना 7 और लाएं कि 3 का गुणज हो जाए, 1 7 और लाना पड़ेगा। तो जैसे 1 7 लाएंगे ये 3 की पावर 3 हो जाएगी और 7 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर? आगे आइए, अगला क्वेश्चन है अपना, कहा गया द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 5145 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वेसेंट अ परफेक्ट क्यूब। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे भागफल को एक पूर्ण घन बनाने के लिए 5 1 4 5 को विभाजित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप 5 1 4 5 को तोड़िए, तो लास्ट में 5 है तो मैं 5 से इसको तोड़ूंगा। यहाँ देखूंगा 5 1 जा 5, 2 डिजिट उतरेगा तो 0 लगेगा, 5 2 जा 10 हो जाएगी, 5 9 जा 45 हो जाएगी। फिर ये 3 से चला जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 343 की बात करें तो ये 7 × 7 ये होती है। तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 7 की पावर 3 टाइम्स है और 3 की पावर 1 टाइम्स है और 5 की पावर 1 टाइम्स है। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे भागफल को पूर्ण घन बनाने के लिए विभाजित किया जाना चाहिए। क्या बनाना है? इनको पूर्ण घन बनाने के लिए विभाजित किया जाना है। तो कैसे विभाजित करेंगे, बस इन्होंने ये बात कही है। तो एक बात बताइए दोस्तों, ये देखिए 7 है, ये प्राइम नंबर है और इसकी पावर कितनी है, 3 का गुणज है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं। ये भाई साहब जो है ये प्राइम संख्या है, ये भी प्राइम संख्या है, इनकी पावर 3 की ना तो गुणज है ना इनकी पावर 3 की गुणज है, तो केवल और केवल ये एक्स्ट्रा हैं। तो 3 × 5 यानी 15 से इनको काट दीजिए, ये गायब हो जाएंगे, ये बचेगा सुकून से जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो केवल और केवल इसे 15 से भाग दे देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गई? और भागफल जो होगी वो पूर्ण घन बन जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों ये हमने जाना। आइए कुछ और, तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको बातें समझ में आई होंगी। आप रोज़ रात 9 बजे आप हमसे जुड़िए, लाइव में रहूँगा, जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व करेंगे और पूरा सिलेबस हम लोग इसी तरह से पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर भी करें। मिलते हैं कल फिर नए जोश और एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।